हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की सीरीज और बायोलॉजी की सीरीज लगातार 6 जो है पीएम पर 6:30 पीएम पर लगातार चल रही है। ठीक है, ये जो अभी हमारी क्लास जो चल रही है ये 3rd नंबर की क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो है आप लोग तैयार हो जाइए, बाकी लोग लाइव वगैरह आ जाएं। अभी देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर में। बोला गया जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। देखते हैं, ए विकासी जीव विज्ञान बोला गया है, बी मानव शास्त्र बोला गया है, थर्ड अनुवांशिकी बोला गया है, फोर्थ में बोला गया है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए बोला गया, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम की बात कहाँ पर होगी भैया, अनुवांशिकी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। वंशानुक्रम की बात की गई है, देखिए यहाँ पर सामने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वंशानुक्रम जेनेटिक्स की बात होती है, तो यहाँ पर नानवंशिकी जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो ये सी में मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों, बोला गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द किसके किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर बोला गया एक मछली पालन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन देखेंगे मछली पालन, दूसरा बोला गया है रेशम की खेती, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मछली पालन, फोर्थ है हमारे पास मधुमक्खी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर से भैया हम लोग क्या करते हैं, रेशम की खेती। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं रेड कर लेते हैं इस बार। रेशम की खेती, इसको बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर भैया। ठीक है, लिख लीजिए इसको, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर लिख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पक्षी विज्ञान इसे आर्थो आर्थोनोलॉजी में प्रयोग करते हैं, इसको आर्थोनोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये बात आपको बताई जा रही है आर्थोनोलॉजी। आर्थोनोलॉजी पेन काम नहीं कर रहा है दोस्तों। आर्थोनोलॉजी लिख लीजिए आप लोग, आर्थोनोलॉजी, आर्थोनोलॉजी। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन लिखा हुआ है। मधुमक्खी पालन से किसका उपयोग हम लोग करते हैं बताइए। यहाँ पर देखिए सेरीकल्चर हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए कुछ बीटी कल्चर। बीटी कल्चर लिख लीजिए, बीटी कल्चर लिख लीजिए यहाँ पर, बीटी कल्चर, बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर से हम लोग क्या करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं भैया। अंगूर की खेती का उपयोग करते हैं दोस्तों, बीटी कल्चर, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ऑप्शन बी में मिल रहा है हमको। यहाँ पर मिल रहा है रेशम की खेती, रेशम की खेती। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर, देखते हैं इसको। बोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, बोला गया थर्ड में ये बात बोली गई है कि को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं आप लोग, कोशिका द्रव्य फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा माइटोकांड्रिया दिया गया है, तीसरा केंद्रक दिया गया है, चौथा अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला गया है। अब कोशिका का पावर हाउस देखिए, यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस ये होता है हमारे पास माइट्रोकांड्रिया, 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 माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं हम लोग। तो ये बी ऑप्शन में हमारे पास मिल रहा है। देखिए कोशिका द्रव्य नहीं होगा, ये झिल्ली के रूप में रहता है, बीच में द्रव्य के रूप में भरा होता है, केंद्रक बोलते हैं इसको। ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। ये क्या होता है, ये सूचना देता है हमको, हमको क्या करना है। केंद्रक बोला गया है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका काम होता है, ये रफ और स्मूथ दो प्रकार की होती है बच्चों, ये तो नहीं होगी हमारे पास पावर हाउस के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बीटी कल्चर, देखिए कितना फेवरेट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा सेरीकल्चर, अभी हमने पढ़ा था इसके पहले सेरीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीटी कल्चर बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, सब्जियों की खेती बोल रहा है, दूसरा आम की खेती बोल रहा है,
तीसरा डी ऑप्शन बोला है फूलों की खेती, सी ऑप्शन बोला गया अंगूर की खेती। तो देखिए यहाँ पर अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर। ठीक है दोस्तों, बीटी कल्चर, इसको बोलते हैं बीटी कल्चर। अब देखिए फूलों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बताएं। आम की खेती ये तो नहीं होगा, ठीक है। सब्जियों की खेती क्या बोलते हैं, फूलों की खेती को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी, ये तो बोलते हैं कुछ, पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कि फलों का अध्ययन होता है ये, हमको बताएं। हमको डाउट हो रहा है कुछ यहाँ पर, बताएं आप लोग, कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए अंगूर की खेती को बोलते हैं हम लोग बीटी कल्चर, तो सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर होगा बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमारे पास, फिफ्थ नंबर देखते हैं हम लोग, चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर है ये हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, लागू नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। देखते हैं बच्चों यहाँ पर स्लाइडन और स्वान ये जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है, जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है, जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है, जीवित कोशिकाओं पर, जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है। इस बात को लिख लें, लागू होता है, जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है, लिख लेते हैं इसको, लागू होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मृत कोशिका है, यहाँ पर देखिए कवकों पर तो होगा, जंतुओं पर होगा, शैवालों पर होगा, लेकिन विषाणु क्या है हमारे पास, ये विषाणु क्या है, ये एक प्रकार से क्या है हमारे पास, मृत कोशिका है। भाई ये कोशिका हमारे पास क्या है, मृत। विषाणु जब कोई जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तब ये सक्रिय हो पाते हैं, बाकी इनको क्रिस्टल के रूप में बनाकर हम रख सकते हैं, चाहे किसी बॉक्स में रख लें इनको, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इस बात को आप लोग समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या बोल रहा है हमको देखते हैं इस बात पर। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये। देखिए अब यहाँ पर देखिए पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आप जानते हैं मानव शरीर ले लें, चाहे मानव शरीर उठा लें, चाहे मानव शरीर या पशु शरीर, पशु शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो होगी न्यूरॉन भैया, क्या होगी, न्यूरॉन। यहाँ पर देखिए सबको बोला गया लिम्फ कोशिकाएं, लिम्फ कोशिकाएं हमारे हृदय वगैरह में पाई जाती हैं, ये तो नहीं होंगी। क्रोमेटोसोफोर ये भी नहीं होगा, ऑस्टेसाइट्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये कोई प्रकार की कोशिकाएं, लिम्फ कोशिकाएं हमारे हार्ट वगैरह में होती हैं, तो ये तो छोटी होंगी, हार्ट वगैरह में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन हमको मिल जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, इस बात को थोड़ा आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर देखते हैं, 7 क्या बोला गया है हमारे पास। देखिए 7 को लिख लेते हैं यहाँ पर। बोला गया है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जेंथोफिल ये पौधों में पाया जाएगा, लेकिन फूलों वगैरह में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें देखते हैं फर्स्ट कैरोटीन, देखते हैं फर्स्ट, सेकंड देखते हैं एंथ्रोसाइनिन दिया गया है, डी बोला गया क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पर किस किस प्रकार का, नीला, बैंगनी और लाल, ये तो हमारे पास हरा होगा क्लोरोफिल, ये तो पक्का है बिल्कुल हरा होगा। एंथ्रोसाइनिन दिया गया है। अब देखिए कैरोटीन देखते हैं, बीटा कैरोटीन आप लोग देखे हैं, ये क्या किस में पाया जाएगा, गाजर होगा, ठीक है। कैरोटीन गाजर वगैरह में मिल जाएगा। बैंगन को उठा लीजिए, बैंगनी रंग का देख लीजिए कौन चीज होती है हमारे पास, सलजम वगैरह को ले लें, सलजम ले लें, सलजम का ऊपरी भाग मिल जाएगा आपको, कुछ जो है हमारे पास बैंगनी ऊपर का पोर्शन उसका मिल जाएगा। तो गाजर हो गया, देखिए हमारे पास थोड़ा उस कलर में होगा, ब्राउन थोड़ी कलर में मिल जाएगा हमको, ठीक है। सलजम मिल जाएगा यहाँ पर, लाल भी होगा तो फ्लेवोनॉइड, तो यहाँ पर कैरोटीन जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन ये मिल जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। बाकी क्लोरोफिल हरे रंग का होता है तो हम जानते हैं, जेंथोफिल ये पाया तो जाता है पौधों में ही, लेकिन ये उस कलर का नहीं होता, नीला, बैंगनी और लाल का। अब एंथ्रोसाइनिन भी इस प्रकार का नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कैरोटीन मतलब कैरोटीन ए इज आलमगीर इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8 नंबर देखते हैं हमको क्या बोला गया है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती हैं भैया। यहाँ से देखते हैं इसको, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती हैं। आरआरबी एनटीपीसी 24/7/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। देखते हैं साइटोसोल
कोशिका भित्ति, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका द्रव्य, अब बोला गया पादप कोशिका, कोशिका द्रव्य ये तो अंदर लिक्विड जैसा होगा, ये अंदर भरा होगा। ग्लूकोज बोला गया है, ग्लूकोज भैया कोशिका द्रव्य जो है, कोशिकाओं की भित्तियां मीठी नहीं होती हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी बनी होंगी दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं थोड़ा 9 क्या बोल रहा है दोस्तों। 9 को लिखते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। 800 किलोग्राम की एक कार का वजन 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसको लगा के देखते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के जो है आपके न्यूमेरिकल आरआरबी एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 में शिफ्ट सेकंड में आया है। इसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। अब देखिए, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, बात एक ही है भैया, इस बात को ध्यान रखना है। तो किया गया कार्य लिख देते हैं, वर्क डन लिखते हैं दोस्त यहाँ पर, वर्क डन, किया गया कार्य, किया कार्य लिख लीजिए इसको, किया गया कार्य। किया गया कार्य एक प्रकार से ऊर्जा के ही बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा के बराबर होता है। इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, किया गया कार्य किसके बराबर होता है दोस्त, ऊर्जा के बराबर। अब ऊर्जा ले लें चाहे कार्य ले लें, देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें W बराबर 1/2 यम B2 स्क्वायर लिख लेते हैं, यम बी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, B1 स्क्वायर, इस सूत्र को लिखें। अब देखिए यहाँ पर यम कितना दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर यम गिवन, यम बराबर 800 किलोग्राम, ये बात हमको दी गई है। B2 कितना दिया है हमको दोस्त, यहाँ पर लिख लेते हैं, B2 दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड। B1 कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। बस कुछ नहीं, इन वैल्यू को रख देते हैं फार्मूले में। देखिए यहाँ पर 1/2 यम दे दिया गया है हमको 800 किलोग्राम, B2 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं 1/2 गुणे 800 लिख लेते हैं इसको, ये तो हो जाएगा हमारे पास 100 और माइनस 5 25 हो जाएगा दोस्त। यहाँ से इसको देखिए 1/2 गुणे 800 गुणे, अब ये बचा हमारे पास 100 माइनस 25 75 बचा। अब देखिए यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, 2 चक्को 8, इस ये आपको कैलकुलेशन देखिए, 2 चक्को 8 काट ली, 2 जीरो हम पीछे लगा ली। अब देखिए 75 दूना 150, फिर ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 और 2 जीरो और आ जाएंगे पीछे। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आएगा किसमें, जूल में, ये कितना आएगा जूल में। लेकिन क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 30 गुणे 1000, 1000 जूल लिख लें। अब देखिए 1000 ये जूल जो लिखा है, इसको हम क्या लिख लेंगे 30 किलो जूल, क्या लिख लेंगे किलो जूल, ठीक है दोस्त। तो इस बात को आप समझे होंगे, 1000 यहाँ से हमने हटा लिया जूल को, तो ये हो गया किलो, क्योंकि आप जानते हैं एक जूल में कितने किलो जूल होते हैं, उसी हिसाब से हमने इसको लिख लिया। तो उम्मीद है, देखिए यहाँ पर 40 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, केवल 30 एक ऑप्शन में मिल रहा है जो कि ए में है, तो ए फॉर आलमगीर इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं वो क्या बोल रहा है भैया। देखिए 10 की तरफ चलते हैं, ये ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके हर बार में पूछे जाते हैं। देखिए कब पूछा गया है इसको, 18/9/2018 सिर्फ थर्ड में पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी मिल जाए, जो आपके एग्जाम में ही आपको रखे मिल जाए। देखिए बोला गया 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 मतलब जो है एस में ऊपर उठाने तक आवश्यक औसत शक्ति की ज्ञात कीजिए। अभी बताए थे आपको। देखिए शक्ति हम ज्ञात करते हैं, शक्ति बतानी है, P इक्वल टू एम जी एच बटे टी, ये फार्मूला इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको आप लोग लिखिए पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यम बराबर दिया है हमारे पास 80 किलोग्राम, ठीक है दोस्त। जी बराबर हमारे पास दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात हमको पहले बता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर 40 मीटर, एच कितना दिया है 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पर और बोला गया 50 सेकेंड, अच्छा ये सेकेंड लिखा हुआ है, यस ECOND सेकेंड बोला गया है। अब इसको लिख लेते हैं, टी बराबर कितना दिया है हमारे पास 50 सेकेंड, इस बात को आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें सब वैल्यू रख दीजिए, केवल यम का मान हमको 80 किलोग्राम दिया है, इसको रख लीजिए। जी का मान 10 दे दिया गया है, और एच का मान हमारे पास देखिए कितना है, अभी यहाँ लिखे हैं 40, 40 हम लिख लिए हैं। अब देखिए नीचे ये कितना दे दिया गया था सेकंड में हमारे पास 50, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया। अब 5 देखिए हम काटेंगे, 5 दूनी 10 काट देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 80 बचा मेरे पास, 2 बचा और 4 बचा।
लेकिन यहाँ पर ये किलोग्राम हाँ था यहाँ पर, ठीक है। 8 दूनी 16, देखेंगे यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 चक्कू 64 आ जाएगा यहाँ पर, देखिए हाँ 8 दूनी 16 और चक्कू 64, तो 640 हमको मिल रहा है, जूल पर सेकंड के हिसाब से मिल जाएगा ये। अब देखते हैं ऑप्शन इसमें और कोई तो है नहीं जो 640 हमको मिल जाए, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे 8 दूनी 16 और 16 चक्कू 64, तो 640 बचेगा यहाँ पर जूल अपॉन सेकंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी, इसको कर सकते हैं अपने आप अगर देखें हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है। आवृत्ति बोला गया है डैश 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 में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। आप जानते हैं यहाँ पर आवृत्ति को हम ओम से तो मापेंगे नहीं, हाँ, आवृत्ति के लिए जो है ये ओम तो होगा नहीं। बाकी पीडीएफ आप लोगों को लेनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर अब उसके बाद बोला गया आवृत्ति, ये डेसिबल लिखा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये किसका होगा, ध्वनि का मात्रक होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ओम किसका मात्रक होगा भैया, आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है ये, प्रतिरोध का। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक, ठीक है। यहाँ पर केवल बचा आवृत्ति को मापते हैं मात्रक में, हर्ट्ज में, ठीक है। आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में, तो डी फॉर दयाल बाग इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों, देखते हैं 12 क्या बोला गया भैया। एकदम क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चन है। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए कब पूछा गया है, 11/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। अब आप लोग ये जानते होंगे भैया एक्सरे, क्योंकि जब हम जाते हैं हमारी बॉडी में कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या करता है डॉक्टर, बोलता है कि एक्सरे करा के लाओ। अब इसको नहीं पता होगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक्सरे की खोज कौन किया था भैया, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, एक्सरे, एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज रॉन्जन किए थे भैया। एक्सरे की खोज कौन किए थे, रॉन्जन किए थे, इस बात को लिख लेना, रोंटजन, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं हम लोग, रोंटजन। अब देखिए यहाँ पर ये नील्स बोहर लिखा है, ये तो परमाणु से संबंधित थे, परमाणु मॉडल से, ठीक है। ये परमाणु मॉडल से रिलेटेड थे भैया, परमाणु मॉडल से संबंधित, वो कोई है नहीं ये। अब रॉन्जन देखो दे दिया गया है तो ए फॉर आलमगीर राइट आंसर। अब रदरफोर्ड है भैया, ये देखा जाए तो रदरफोर्ड जो है किसकी खोज किए थे बताएं, प्रकीर्णन वगैरह के बारे में ये कुछ बताए थे, प्रकीर्णन वगैरह के बारे में, अल्फा वगैरह प्रकीर्णन के बारे में बताए थे। तो हमको बताना है यहाँ पर एक्सरे, ठीक है। अब देखिएगा इनके बारे में पूछेंगे तो नाभिक के बारे में भी ये बताए थे कुछ, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए ए फॉर आलमगीर इज राइट आंसर, एक्सरे के लिए विल्हेम रॉन्सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, देखते हैं क्या बताया गया 13 में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 13, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट इसको बोलते हैं। अल्टरनेटिव करंट जो लगातार जो है इस प्रकार चलती है, अल्टरनेटिव करंट इसको बोलते हैं हम लोग, एसी बोलते हैं, एसी, एसी इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एसी और डीसी। तो अल्टरनेटिव करंट की कौन बात किया था भैया, यहाँ पर देखेंगे, इसकी बात किए थे भैया निकोला टेस्ला, टेस्ला नामक वैज्ञानिक जो थे वो अल्टरनेटिव करंट की बात किए थे, ठीक है। ये इस प्रकार चलती है लगातार अल्टरनेटिव करंट। अब देखिए दूसरा बोला गया है आइजैक न्यूटन, न्यूटन ये नहीं, ये तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे, किसकी, गुरुत्वाकर्षण, किसकी, गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किए थे। उसके बाद एडिसन भैया, थॉमस अल्वा एडिसन, ये हमको बल्ब वगैरह की खोज करके बताए थे, ठीक है। आइंस्टीन, ये ई बराबर एम सी स्क्वायर दिए थे, मतलब सापेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो निकोला टेस्ला हमारे पास, सी जो है सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते हैं क्या बताया गया 14 में। हाँ ये देखिए फिर आ गया, उसके बाद फिर बोल दिया गया यही बात, एक्सरे की खोज किसने की, अभी तो आपको बताया हम, एक्सरे की खोज किसने की थी, विलियम रॉन्जन ने की थी, ठीक है बच्चों। ये देखिए मार्कोनी जो यहाँ पर लिखा है ये रेडियो के बारे में खोज किए थे, रेडियो की खोज, ठीक है दोस्तों, रेडियो की खोज। न्यूटन हमारा दिया है, ये तो बल के बारे में बताए थे, ठीक है। और हेनरी बेकुरेल, बेकुरेल किसकी खोज किए थे, बताए थे नेक्स्ट वीडियो सेकेंड वाले में, ये रेडियो एक्टिवता की खोज किए थे, किसकी, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज ये किए थे। अब एक्सरे की खोज अभी बताए हैं, डब्ल्यू रॉन्सन किए थे, विलियम रॉन्सन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है दोस्तों। हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है,
यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है कितनी है ये बोला गया है। यहाँ पर नाइट्रोजन की आपको संयोजकता पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए स्टार लगा लीजिए, कुछ यहाँ पर नोट लिख लीजिए। आपको कार्बन की संयोजकता लिख लीजिए। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता हमारे पास कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, इसको C से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है हमारे पास? 3 होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। बाकी आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसों, अक्रिय गैसों की संयोजकता, संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, देखिए अक्रिय गैसों वाला ही आ जाएगा, कार्बन की संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ दे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप जान जाइएगा। अभी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखिए नाइट्रोजन तो 3 हो गया। अब आपसे पूछेगा ही अक्रिय गैसों के लिए, तो वहां पर 0 हो जाएगी। कार्बन की 4 होती है हमेशा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसके नेक्स्ट वाले देखिए, यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो 3 मार लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। D4 धर्मसेना इज राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं बच्चों 16 क्या बोला गया है। कौन सा कोशिकांग, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। बोला गया है कौन सा कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग, बोला गया है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं एकदम अच्छे से। 16 ये है हमारे पास, 16 है ना। हाँ। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग इसमें क्या करेगा? गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी नहीं करेगा भैया। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं करेगा। देखिए राइबोसोम, ये भी नहीं करेगा। तो कौन बचा? हरित लवक, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भैया? ये कहाँ पाया जाता है? ये हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में। अब ये बताइए सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ेगा? पत्तियों में। पत्तियों के अंदर क्या होगा? गाल्जी का है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पत्तियों के अंदर होगा ना। तो हरित लवक सबसे ऊपर पत्तियों में क्या पाया जाएगा? हरा हरा हरित लवक। तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ गिरेगा? हरित लवक के ऊपर। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग लगाइए। उसके बाद काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गाल्जी बॉडी, उसके बाद ये पूरा केंद्रक के अंदर ये सब स्ट्रक्चर होगा कोशिका में, ठीक है। तो यहाँ पर हरित लवक पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं 17 में क्या बोला गया है। 17 में बोला गया है डॉट 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 DNA का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर बोला गया जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इस क्वेश्चन को देखिए कब पूछा गया भैया? ये 2018 में सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर बोला गया DNA के लिए पहला हो गया गुणसूत्र, दूसरा नाभिक, तीसरा वंश, चौथा लक्षण। देखिए यहाँ पर नाभिक तो होगा नहीं, इस बात को क्लियर हो जाएगा। लक्षण ये कुछ नहीं होता भैया। वंश ये तो अगले पीढ़ी की बात कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया DNA गुणसूत्र, ये गुणसूत्र आप देख रहे हैं जो ये प्रोटीन की जानकारी का प्रदान करते हैं भैया। गुणसूत्र की खोज कौन किया था? बाल्डेयर किए थे भैया, ठीक है। गुणसूत्र खोज कौन किया? बाल्डेयर। खोज कौन किया यहाँ पर? बाल्डेयर। इस बात को ध्यान रखना है आपको, बाल्डेयर इसकी खोज की है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात को। नाभिक होगा नहीं, लक्षण होगा नहीं, वंश तो अगली पीढ़ी आएगी। अब यहाँ पर गुणसूत्र ही बचेगा जो जानकारी प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेते हैं यहाँ पर पहले हम, उसके बाद बोलते हैं डॉट 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 द्वारा दाब प्रवणता बल के असंतुलित होने पर स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। इसको आप लोग देखिए टाइमर दे देते हैं, आप लोग बताइएगा, थोड़ा टाइमर देते हैं, अभी टाइमर देते हैं, इसको लगाइए आप। 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं, आप लोग इसको करके बताइए, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ से थोड़ा हम चेंज करते हैं, इधर ले आते हैं इसको आप लोग करिए तब तक। थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक, करते रहिए आप लोग। देख रहे हैं कमेंट, देख रहे हैं आप लोगों के, हम कमेंट वगैरह देख रहे हैं, आप लोग बताइए आंसर। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा हम। हो गया? देखते हैं अभी, कीजिए आप लोग कीजिए ना। कोई नहीं बता पाया अभी, ठीक है। चलते हैं बताते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ बोला गया डॉट डॉट डॉस द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर
भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति क्या बनती है? देखिए यहाँ पर द्रव स्थैतिक बल, भूस्थैतिक की बात की तो द्रव स्थैतिक बल की बातें नहीं होगी यहाँ पर। बात समझ आई दोस्तों? यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, भूस्थैतिक प्रवाह। भूस्थैतिक प्रवाह में द्रव तो होगा नहीं। दूसरा भूस्थैतिक बल, भूस्थैतिक प्रवाह बोला गया, भूस्थैतिक बल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए भू पर हमारा कौन सा बल लगता है? कोरियोलिस बल। समझ आई दोस्तों? कोरियोलिस बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है? भू पर तो लगता है लेकिन आकाश में भी लगता है, तो ये नहीं हम लोग लेंगे। यहाँ पर लगता है हमारे पास कोरियोलिस बल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। किसी दिन हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे उस कोरियोलिस बल के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लगभग आधा घंटा लग जाएगा। कोरियोलिस बल के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों? अभी जल्दी में थोड़ा है, इसीलिए जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है। 19 बोला गया है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है किसमें होती है? अब अधिकतम गतिज ऊर्जा देखेंगे। अब ठोस ले लेंगे तो ठोस के अणु क्या होंगे? पास पास होंगे। ठोस के अणु जो है बहुत पास पास होंगे, तो उसमें गतिज ऊर्जा तो बहुत अच्छी होगी नहीं। उसके बाद उससे कम जो है ऊर्जा किसमें होगी? द्रव में होगी। द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होंगे। देखेंगे ऐसे अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर देखेंगे ठोस, ठोस के अणु एकदम ऐसे चिपके चिपके से होंगे, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी कहाँ? अब देखेंगे गैस के अणु देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर होंगे इस प्रकार के, ये मतलब द्रव में देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर होंगे इसे। अब गैस में देखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगी? ये तो ठोस हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा, थोड़ा आपका ये हो जाएगा गैस। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें हो गई? गतिज ऊर्जा भाई, गति किसमें सबसे ज्यादा होगी? गतिज ऊर्जा इसी की तो सबसे ज्यादा होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बना दें तो इसमें तो हो नहीं पाएगी, इसमें थोड़ी हल्की होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी। तो गैस यहाँ पर मिल रहा है हमको, देखिए गैस मिल रहा है, तो ये फॉर आलमगीर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्या बोला गया है 20 में। 20 देखते हैं। हाँ बोला गया, देखिए 20, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी क्या के कारण ठंडा रहता है? किस प्रकार के कारण रहता है बताएं? पहला बोला गया बाष्पोत्सर्जन, दूसरा बोला गया है संघनन, तीसरा बोला गया रूपांतरण, फोर्थ ऑप्शन हो गया बाष्पन। बताएं दोस्तों इसमें क्या होता है आपका? बाष्पोत्सर्जन देखेंगे, वेपोरेशन जिसको बोलते हैं, बॉडी से पसीना निकलता है, उसके बाद एकदम जो है बॉडी ठंडी हो जाती है। दूसरा बोला गया कंडेंसेशन, तीसरा रूपांतरण, चौथा बाष्पन। अब बताएं किसके कारण होता है? बाष्पन के कारण होता है ना, बाष्पन के ही कारण होता है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर बाष्पन के कारण। बाष्पन, बाष्पन क्या होता है? इसको बोलते हैं इवोपोरेशन। बाष्पन के कारण क्या होता है दोस्तों? ये ठंडा रहता है, ठीक है। यहाँ पर टी फॉर धर्मसेना इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं दोस्तों। 21 देखते हैं। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अब देखिए, अब किसी प्रक्रिया में मान लिए, जैसे मान लिए कोई रिएक्शन हम बना रहे हैं, कोई रिएक्शन, रिएक्शन उसमें क्या है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, H2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हमारे पास अपचयन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीकरण होगा नहीं, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, इसमें O2 का जुड़ना होता है, O2 का जुड़ना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा हमारे पास वृद्धि हो रही, तो इसको बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं इसको, रिडक्शन। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बताया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सारे खत्म हो गए दोस्तों। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह करते रहें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।